क्या कर सकते हो, अब जैसी भाग्य में लिखी है वही प्राप्त हो। संतान में कुछ नहीं कर सकते हो आप, लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं, 60% दुखों से बचाती है पत्नी, और यदि पत्नी 60% दुखों से हमें बचाती है, तकलीफों से बचाती है, तो मैं पुलक सागर बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं कि मित्र 80% तकलीफों से हमें बचाया करता है। मित्र का हाथ हमारे जीवन में ज्यादा होता है, दोस्त ज्यादा साथ देता है। क्योंकि दोस्त तो तब भी था जब पत्नी नहीं थी, दोस्त आज भी है जब पत्नी नहीं है। दोस्तों को बहुत सोच समझ के बनाने का प्रयास करिए, 80% दुखों से बचाएगा। और यदि गलत दोस्त मिल गया, जिंदगी को बर्बाद करके चला जाएगा। एक दोस्त हमारे जीवन में जरूर होना चाहिए। पत्नी गड़बड़ मिली तो यही जन्म बिगड़ेगा, ध्यान रखना। पत्नी गड़बड़ मिली तो यही जन्म बिगड़ेगा, और दोस्त गड़बड़ मिल गया, 7 पीढ़ियां बर्बाद होने में ज्यादा देर नहीं लगा। एक आदमी जब भी भ्रमित होता है, दोस्तों से होता है। समझना है आपको, दोस्ती इतनी आसान नहीं है। और एक बात याद रखना, दोस्ती के बिना कोई जिंदगी भी तो नहीं है। कोई है यहां पर जिसके कोई मित्र ना हो? है? हाथ उठा, जिसका कोई दोस्त ना हो। आजकल तो दोस्तों की कमी नहीं है, पड़ोसी दोस्त हो या ना हो, फेसबुक से तो हजारों दोस्त बन जाया करते हैं, व्हाट्सएप से हजारों दोस्त बन जाया करते हैं। दोस्तों की कमी नहीं इस दुनिया में, कोई नहीं होगा जिसका। मेरा भी ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त नहीं है, बहुत दोस्त है मेरे, मित्र तो होते ही हैं। मानने वाला, जिंदगी में यदि दोस्त ना रहे तो जिंदगी क्या बचेगी, कोई काम की नहीं रहेगी जिंदगी। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। दुनिया में यारो कुछ भी नहीं होता रे, दुनिया में यारो कुछ भी नहीं रहता, रह जाती है दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। दौलत कमाई कुछ न कमाया, शोहरत कमाई कुछ न कमाया, दुनिया में उसने सब कुछ कमाया, जिसने कमाई दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। जिंदगी है तो दोस्ती है, दोस्ती है तो जिंदगी है। सब मिले और दोस्त ना मिले तो जीना दुश्वार हो जाता है। एक बात याद रखना, मुसीबत में धन दौलत और रिश्तेदार काम आए या ना आए, एक सच्चा दोस्त हमारे बहुत काम आया करता है। राम ने यदि 14 वर्ष का वनवास बिताया तो रिश्ते नातों के दम पे नहीं बिताया मेरे भाई। हनुमान जैसा मित्र मिलता है तो 14 वर्ष पता नहीं चलते। हनुमान जैसे, विभीषण जैसे मित्र ना होते, सुग्रीव जैसे मित्र ना होते तो 14 वर्ष बिताना राम के लिए बड़ा मुश्किल का काम। अरे ईश्वर को भी दोस्तों की जरूरत पड़ा करती है। नारायण कृष्ण को भी सुदामा जैसा मित्र मिल जाता है तो जीवन धन्यता को प्राप्त हो जाता है। मान लो दोस्त तो सबको चाहिए दुनिया में, हर रिश्तों में मिठास आ जाएगी। मैंने भगवान महावीर से पूछा कि किसी से दोस्ती और प्रेम रखना है तो क्या किया जाए, तो भगवान महावीर ने कहा कि दुश्मन को मत मारो, दुश्मनी को मारने का प्रयास करो। यदि दुश्मनी को मार दिया दुनिया में कोई दुश्मन रह ही नहीं जाएगा। महावीर ने दोस्त को मारने की बात नहीं कही है, दुश्मनी को खत्म करो। ध्यान रखना, रावण को मारना कोई राम का उद्देश्य नहीं था, रावण की रावणियत को मारना राम का उद्देश्य हुआ करता था। मान्यवाद, बहुत प्रशंसा करो दुश्मन की। दोस्त सबसे बड़ा राजदार होता है हमारी जिंदगी का।
ये बच्चे जो बात अपने माँ बाप से शेयर नहीं करते, वो बात दोस्तों से शेयर किया करते हैं। मान्यवर, किसी लड़की की शादी करना हो ना, शोभा ताई शादी का बहुत बना रहे ना, मैं भी थोड़ा सा टिप्स दे दूं। किसी लड़की की शादी करना हो तो लड़की के माता पिता को क्या देखना चाहिए? आप यही देखते ना, कितना कमाता है, कौन से जॉब में है, इसका पैकेज क्या है, आप यही देखते हैं। इसकी जाति कौन सी है, आप यही देखते हैं। इसके माता पिता कौन है, परिवार फैमिली बैकग्राउंड क्या है, धोखे में आ जाओगे ये सब देखोगे तो। मैं पुलक सागर कहता हूं, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो तो कोई जरूरी नहीं कि औलाद अच्छी हो। फैमिली बैकग्राउंड दशरथ का बहुत अच्छा था, लेकिन कैकेयी का चरित्र बहुत गड़बड़ था। ध्यान रखिए, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होने से बेटा अच्छा होगा जरूरी नहीं है। लेकिन मैं पुलक सागर आपको कहता हूं कि आपको यदि अपनी बेटी की शादी करना है, उसके हाथ पीले करना है, उसका रिश्ता लेकर के जाना है, तो ना घर देखना, ना परिवार देखना, ना आप ये देखना कितना कमाता है, आप तो ये देखना कि जिस लड़के से अपनी लड़की की शादी कर रही हूं, उसके दोस्त कैसे हैं, उसके यार कैसे हैं, उसके मित्र कैसे हैं। अरे पिता जैसा है बेटा वैसे ही होगा, कोई जरूरी नहीं है। माता जैसी है बेटा वैसे ही होगा, कोई जरूरी नहीं है। ध्यान रखना। लेकिन ये बिल्कुल जरूरी है कि दोस्त जैसे होंगे लड़का वैसा। दोस्तों का बैकग्राउंड देखो, आप ये देखो किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है, कहां जा। माँ बाप से छिपके काम करते हैं लड़के, माता पिता को पता नहीं चलता, और दोस्त सड़कों पे बाहर क्या करते हैं। किसी भी बेटी की शादी करो तो लड़के के दोस्तों के बारे में जानकारी जरूर लेना। यदि लड़का अच्छा होगा तो अच्छे लोगों की संगति में उठता बैठता होगा, वो लड़का यदि खराब होगा तो गलत लोगों की संगति में उठता बैठता। आदमी जैसे माँ बाप होते हैं वैसा नहीं होता, जैसे दोस्त होते हैं आदमी वैसा हुआ करता है। ध्यान रखिए। मान्यवर, एक सीख दी है मैंने आपको, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। आप बताइए ना, एक बेटा सही गलत किसकी वजह से होता है? बाप की वजह से, मां की वजह से नहीं मेरे भाई। एक शराबी बाप भी चाहता है कि मेरा बेटा शराब ना पिए, ध्यान रखना। एक जुआड़ी भी चाहता है कि मेरा बेटा जुआ ना खेले, और एक बेश्या भी चाहती है कि मेरी औलाद इस गंदगी में जीवन ना बिताए। ध्यान रखना। एक चोर ने भी ये सपना नहीं देखा होगा कि मेरा बेटा चोर बने। कोई माँ बाप औलाद को चोर नहीं बनाते हैं, कोई माता पिता औलाद को झूठ बोलना नहीं सिखाते हैं, कोई माता पिता शराब पीना नहीं सिखाते हैं, कोई माता पिता सिगरेट पीना नहीं सिखाते हैं। सिगरेट पीने वाला बाप भी चाहता है कि मेरा बेटा सिगरेट ना पिए। ध्यान रखना। मान्यवर, मालूम है सिगरेट पीना कौन सिखाता है? दोस्त सिखाते हैं। सबसे पहले शराब पीना रिश्तेदार या माँ बाप ने नहीं सिखाया, शराबी बाप भी नहीं सिखाता है कि बेटा तू पी ले। ध्यान रखना। लेकिन सबसे पहले शराब पीना कोई सिखाता है तो दोस्त सिखाया करते हैं। सबसे पहले हाथ में सिगरेट आई तो माँ बाप और भाई के द्वारा नहीं, एक दोस्त के द्वारा हमारे हाथ में सिगरेट आती है। एक दोस्त के द्वारा हमारे जीवन में गलत चीजें आती हैं। और जब आदमी का स्टेटस ऐसा बन गया है, सिगरेट नहीं पिए, शराब नहीं पिए, तो कहते अरे कहां पिछड़ा हुआ आदमी, दुनिया चांद पे पहुंच गई, तू अगरबत्ती में लटका है। ध्यान रखिए मान्यवर, ऐसे बहकाने वाले बहुत मिलेंगे जिंदगी में। मान्यवर, मैं तो कहता हूं यदि बिगाड़ने वाले दोस्तों से तो बिना दोस्त की जिंदगी गुजार लो, वो अच्छी हुआ करती है। लेकिन ऐसे दोस्तों की संगति ना करो जो हमारी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया करते हो। मान्य, आप सोचिए, जीवन में संगति का बहुत असर पड़ता है। एक पानी की बूंद जो आकाश से गिरती है, और यदि वही पानी की बूंद किसी नीम के पेड़ में चली जाए तो उसका स्वाद कैसा हो जाता है मेरे भाई? बताइए। कड़वा हो जाता है। नीम जानते हो? नहीं जानते हैं तो बोलो ना जानते हैं, नहीं तो मैं समझ रहा तुम कुछ जानते ही नहीं हो।
एक नीम के पेड़ में चला जाए तो स्वाद उसका कड़वा हो जाता है। वही पानी की बूंद गन्ने के खेत में चली जाए तो मीठी हो जाया करती है। वही पानी की बूंद यदि केले के पेड़ में चली जाए तो कपूर बन जाया करती है। वही पानी की बूंद यदि सांप के मुख में चली जाए तो हलाहल जहर बन जाया करती है। और वही पानी की बूंद नाली में चली जाए तो गंदी नाली हो जाती है। वही पानी की बूंद यदि समुद्र में गिर जाए तो खारी हो जाती है। और वही पानी की बूंद यदि सीपी के मुंह में चली जाए तो मोती बन करके निखर जाया करती है। बूंद एक ही है। ये इतने रूप क्यों हुए उस बूंद के? संगति के कारण से। किसकी संगति करी उसने? मोती बना सीप की संगति से और जहर बना सांप की संगति से। ध्यान रखिए, आज बाप बेटे के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, आज पति पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, आज भाई भाई के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, आज भाई बहन के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, देवर भाभी के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, देवरानी और जिठानी के रिश्ते अच्छे नहीं है मेरे भाई। ध्यान रख, क्यों होते हैं रिश्ते खराब? क्योंकि इनमें केवल रिश्ता है, इन रिश्तों में दोस्ती नहीं है। ध्यान रखना। अरे सास बहू का रिश्ता तो दुखदाई होगा, लेकिन सास बहू के रिश्ते में यदि दोस्ती का रिश्ता डाल दिया जाए तो वही सास माँ से बढ़कर के हो जाती है और वही बहू बेटी से अरे दूध तो बहुत मीठा होता है, दूध तो मधुर होता है। गाय जब दूध देती है तो बड़ा मधुर दूध देती है, लेकिन उसके दूध में यदि थोड़ी सी शक्कर चीनी और डाल दी जाए तो दूध और बढ़ जाया करता है, उसका स्वाद बढ़ जाता है। मैं कहता हूं कि बाप बेटे के रिश्तों में भी दोस्ती होना चाहिए, माँ बहन माँ बेटे के रिश्तों में दोस्ती होना चाहिए, भाई बहन के रिश्तों में दोस्ती होना चाहिए। अब वो जमाना गया कि एक बाप कहे 14 वर्ष को वनवास जाओ तो बेटा चला जाए। गया जमाना। धोखे से भी मत बोल देना, मजाक में भी मत बोल देना, नहीं तो बाप बेटा कहेगा जाओ वृद्धाश्रम, अब इस घर में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अब वो जमाना गया कि बहू सास की आवाज हो, बहू का इतना बड़ा घूंघट निकल आए, पानी उठाने में हाथ कांपने लगे। गया जमाना। ध्यान रखना, छोड़ाओ वो गलियां। अब जमाना बदल गया है। ध्यान रखिए, सास बहू में बहुत प्रेम होगा यदि दोस्ती हो जाए, देवरानी जिठानी में बहुत प्रेम होगा यदि दोस्ती हो जाए, और तो और छोड़ो गुरु और शिष्य में बहुत प्रेम होगा यदि उनके बीच भी दोस्ती का रिश्ता बन जाए, और भी छोड़ो भक्त और भगवान का रिश्ता ऐसा निराला हो जाएगा यदि बीच में प्रेम और दोस्ती का रिश्ता समाहित हो जाए। मित्र बनो। ध्यान रखना, मित्र बनना एक कला है, मित्र बनना एक बहुत बड़ी तपस्या हुआ करती। जंगल में किसने साथ दिया? राम जी का मित्रों ने साथ दिया। मान्यवर, दोस्त ही साथ देते। एक बार दो रिश्तेदारी दगा कर जाएगी, दोस्ती हमेशा काम है। मुझे मालूम है ना, एक बाप के साथ बेटा कितनी देर बैठेगा? आधे घंटे, 10 मिनट, 20 मिनट। उसके बाद कहेगा पापा चलूं। समझ में आ रहा? दो भाई आपस में कितनी देर बैठेंगे? वहां औपचारिकताएं हैं, वहां डर लगता है कि बाप के सामने क्या बोलना, बड़े भाई के सामने क्या बोलना। ये रिश्ते उबाऊ हो जाते हैं, उब जाता है आदमी इन रिश्तों से। ज्यादा देर बैठना, लोग कहते हैं कि हमारे साथ हमारे बच्चे बैठना नहीं चाहते हैं। तुम्हारे अंदर दोस्ती का रिश्ता ही नहीं है तो बैठना क्यों चाहेंगे मेरे भाई? तुम्हारे अंदर तो वही है छोटे बड़े का रिश्ता, हम बड़े तुम छोटे, हमारा सम्मान। औपचारिकताएं, फॉर्मेलिटी, ये रिश्ते आनंद नहीं दे सकते जीवन को। ध्यान रखें, दोस्ती, एक दोस्त के साथ पूरा दिन गुजार लो, कहते हैं दिन पता ही नहीं चलता कैसे गुजर गया। और रिश्तेदारों के साथ घंटे 2 घंटे, पहले दिन का पाहुना, तीसरे दिन का पई, और तीसरे दिन जो रहे पाहुना सोई बेशरम। रिश्तेदारों के यहाँ जाओगे, एक दिन बड़ा स्वागत होगा, दूसरे दिन थोड़ा कम स्वागत होगा, तीसरे दिन और कम होगा, वहीं रहने लगोगे। लोग कहेंगे अतिथि कब? हाँ बोल दो कब जाओगे। ध्यान रखिए, मान्यवर, सोचना है। दोस्ती में तो जिंदगी भी गुजार दो तो पता नहीं चला करती है। लोग कहते हैं कि अब वफादार दोस्त नहीं मिलते हैं। कहां ढूंढने जाओगे वफादार दोस्त? कहीं नहीं मिलेंगे मेरे भाई। मैं पुलक सागर तुमको एक सलाह देता हूं, ईमानदार और वफादार दोस्तों की तलाश मत करो। हिंदुस्तान में घूमते रहोगे तो भी वफादार दोस्त नहीं मिलेगा।
फिर ये जिंदगी कैसे चलेगी? तो वफादार दोस्त मत तलाशो। मैं तो कहता हूं आपसे, वफादार दोस्त बनने की तैयारियां कर लो। हजारों वफादार तुम्हारे साथ होंगे। आप वफादार दोस्त तलाशते हो और बेवफा की जिंदगी जीते हो। नहीं, खुद ईमानदार बन जाओ, खुद वफादार बन जाओ। हजारों वफादार तुमको अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। ध्यान रखना, एक अच्छा दोस्त जीवन के लिए बहुत बड़ी हमारी ताकत बनता है। एक ही पर्याप्त है, ज्यादा की जरूरत नहीं है। एक ही दोस्त हो, लेकिन अच्छा हो। खुशियां तो हमारे जीवन में होती हैं, लेकिन दोस्त ऐसा होता है जो हमारी खुशियों को दुगना कर देता है, चौगुना कर दिया करता है। आपको कोई खुशी मिलती है, आप बताओ सबसे पहले आप किससे शेयर करते हैं? दोस्त से शेयर करते हैं। मेरे इतने नंबर आए, मैं इतने अंकों में पास हो गया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। हर बात दोस्तों से की जाती है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा दोस्त हमारी तरक्की से जलने वाले नहीं हैं, लेकिन रिश्तेदार तो हमारी तरक्की से जला करते हैं। रिश्ते नाते वाले तो हमारी ऊंचाइयों से जला करते हैं। दोस्त ऐसा होता है जो हमारी खुशी में हमसे, एक आईने को देखना। दोस्त कैसे होना चाहिए? दर्पण की तरह। कभी दर्पण को देख, दर्पण, आईना, शीशा, मिरर, समझ में आ गया? कभी देखना ड्रेसिंग टेबल के सामने। दर्पण ऐसा दोस्त है कि जब तुम हंसते हो तो वो भी हंसता है, जब तुम रोते हो तो दर्पण भी रोता है, जब तुम चिढ़ाते हो तो दर्पण भी चिढ़ाता है। जैसा मुंह बनाओ दर्पण वैसा रूप दिखा दिया करता है। अरे दोस्त होना चाहिए तो दर्पण की तरह होना चाहिए कि जब हम रोएं तो उसके चेहरे पे हंसी नहीं, उसके चेहरे पे आंसू आना चाहिए। तो समझना वो हमारा दोस्त है। दुनिया तो ऐसी है कि हम रोएंगे तो वो हंसेगी, और हम हंसेंगे तो वो हमारा मजाक बनाएगी। ध्यान रखना, दर्पण की तरह दोस्त बनाओ। दर्पण तुम टूट कर भी झूठ नहीं बोलते। दर्पण तुम टूट कर भी झूठ नहीं बोलते, और हम टूटने के डर से अपना मुंह नहीं खोलते। ध्यान रखना, दर्पण टूट जाएगा, हर टुकड़े में आपका चेहरा दिखाएगा। दर्पण खुद टूटता है, लेकिन दिखाने वाले के चेहरे को नहीं तोड़ा करता है। वो दर्पण की तरह हमारा मित्र हुआ करता है, शीशे की तरह हमारा मित्र हुआ करता है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, कई जिंदगी में ऐसे भी क्षण आते हैं, कल तक जो दोस्त था आज दुश्मन बन गया। ऐसे भी क्षण आते हैं, कल से बिल्कुल याराना संबंध थे, आज दुश्मनों की तरह हमारे व्यवहार हो गए। कल तक साथ उठते थे, बैठते थे, आज एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं है। मालूम है दुश्मनी कैसे बढ़ती है? कहा सुनी तो देखो हो जाती है। मानव जीवन है, अच्छा भी बोल दिया जाता है, बुरा भी बोल दिया जाता है। ये जिंदगी है, ये एक सी नहीं चला करती है। अरे कहा सुनी तो पति पत्नी में हो जाती है, कहा सुनी तो बाप बेटे में हो जाती है, भाई भाई में हो जाती है, दोस्तों के बीच भी हो जाती है। कभी ऊंच नीच बात बोल दी, कभी कोई बात दिल पे लगती है तो दुश्मनी बन जाता करती है। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं कि आपकी जिससे दुश्मनी है, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? कि जिससे हमारी नहीं बनती है, जिससे हमारी खटपट है, हम चार लोगों में बैठकर उसकी बुराई करते हैं। ध्यान रखना, और जो सुनता है मीडिएटर, वो सादी दाल तो भेजता नहीं है, मिर्च मसाले तो लगा ही देता। वो तो चाह रहा था कि इनके घर का सत्यानाश, इनकी दोस्ती का सत्यानाश कब हो जाए। वो मिर्च मसाले लगाएगा, वो तड़का लगाएगा। कुछ बोलोगे, कुछ बातें वहां तक पहुंच जाएंगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं, दुश्मनी का सफर ज्यादा लंबा नहीं होता, दुश्मनी का सफर ज्यादा लंबा नहीं होता। कभी हम भी थक जाते हैं, कभी वो भी थक जाता है। ज्यादा देर लड़ाई कर तो लेते हैं हम, लेकिन एक बात बताओ, लड़ने के बाद, झगड़े के बाद वो रात कैसी कटती है? एक बात बता, ईमानदारी से, जिससे दोस्ती है, जिससे अच्छे संबंध हैं, और यदि आपने झगड़ा कर लिया, लड़ाई कर लिया, वो रात चैन से कटती है या बेचैनी से कटा करती है? सारी रात करवट में बीता करती है। उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, अरे मेरा इतना बड़ा दोस्त ऐसा कहा, चैन नहीं पड़ेगी। ध्यान रखना, लड़ते समय तो मजा आता है, लेकिन जब वो सफर आगे बढ़ता है तो बेचैन हम भी होते हैं, और बेचैन सामने वाला भी हो जाया करता है। ध्यान, चैन नहीं पड़ेगी, लेकिन क्या करें? बोलने का मन है, बोल नहीं पा रहे हैं।
ध्यान रखना। हाथी निकल जाता है, पूंछ अटक जाती है मेरे भाई। मन तो हो रहा है कि बोल ले, लेकिन पहले कौन बोले, मैं बोलूं या वो बोले? ध्यान रखना, अटक जाता है मन। मानव स्वभाव है, मानव का जीवन है, मानव की जिंदगी है, ये सब चलते रहता है। मानव, ध्यान रखिए। एक बात याद रखना, जो कल तक तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त था, अच्छा प्रिय था, अच्छे मीठे व्यवहार थे, उससे यदि अनबन हो जाए, लड़ाई झगड़े हो जाए, तो आज एक निवेदन आपसे कर रहा हूं बड़ी विनम्रता के साथ। यदि वो दोस्त बहुत अच्छा है, यदि वो दोस्त हमारे हितकारी है, यदि वो दोस्त बहुत अच्छा हमारे जीवन का सहयोगी है, कुछ बातचीत हो जाए, तो एक नियम ले लेना आज से कि हम अपने दुश्मन की पीठ पीछे इतनी प्रशंसा करेंगे, इतनी प्रशंसा करेंगे, होता नहीं है लेकिन हम बुराई करते हैं। इतनी प्रशंसा करो, इतनी प्रशंसा करो, इतनी प्रशंसा करो, ये प्रशंसा जब उस दोस्त के पास पहुंचे तो शर्म से पानी पानी हो जाए और उसका भी मन करे यार छोड़ो दुश्मनी, आओ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, आओ प्रेम का संदेश लेकर। दुश्मन की प्रशंसा करना सीख जाओ। तुम दोस्तों की प्रशंसा करते हो, तुम चापलूसी करते हो, तुम बटरिंग करते हो। दोस्तों की प्रशंसा करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुश्मन की प्रशंसा करो, दुश्मनी अपने आप खत्म हो जाएगी। रिश्तेदारियों में बहुत औपचारिकताएं होती हैं मेरे भाई, रिश्तेदारी में ऊंच नीच की बातें होती हैं। रिश्तेदारी वो होती है, कोई मुझसे पूछे कि रिश्तेदारी महान होती है या दोस्ती, तो मैं पुलक सागर कहूंगा रिश्तेदारी छोड़ सकता हूं, लेकिन दोस्ती सबसे बड़ी चीज हुआ करती है। दोस्ती में कुछ ऊंच नीच नहीं होता है। दोस्ती में, रिश्तेदारी में तो रिश्तेदारों से संभल संभल के बोलना पड़ता है। हमको पूछा नहीं, हमारा सम्मान नहीं किया, हमारा, ये रिश्तेदारियों के लफड़े हैं। हम उनके घर गए, हमें पानी को नहीं पूछा। दोस्त ऐसा कभी नहीं कहता है मेरे भाई, दोस्त के मन में ये बातें कभी नहीं आती हैं। रिश्तेदार में बहुत सी रिश्तेदारी निभाना पड़ती है, दोस्ती निभाना नहीं पड़ती। दोस्ती तो जीना पड़ती है, आनंद के साथ दोस्ती जी जाती है मेरे भाई। रिश्तेदार शिकायत से भरे होते हैं। कभी कमर साहब आ जाएं, दामान जी आ जाएं, यदि आपके घर में खाएंगे पिएंगे, तिलक भी करवाएंगे, टिफिन भी ले जाएंगे, और घर जाके कहेंगे मजा नहीं आया, धत तेरे की मर गया वो करते करते ससुर साहब, तुमने क्या दिया, मजा नहीं आया। विचार करिए, ये रिश्तेदारियां होती हैं। और दोस्ती तो वो होती है, यदि दोस्ती का आनंद लेना है तो नारायण कृष्ण सुदामा के चिवड़े का आनंद लिया करते हैं, जो 56 भोगों में आनंद नहीं आया करता है। दोस्ती बड़ी आनंद प्रदायक होती है। आपसे एक निवेदन है, मैं जहां तक सोचता हूं कि अब्दुल कलाम को यदि गलत संगति मिल जाती तो मेरा पूरा विश्वास है कि अब्दुल कलाम लादेन बन गए होते, और लादेन को अच्छी संगति मिल जाती तो लादेन अब्दुल कलाम बन गया होता। ध्यान रखिए, राम को अच्छी संगति मिली, वो महान हो गए। यदि रावण को अच्छी संगति मिलती तो रावण भी राम बन के खड़ा होता, और राम को गलत संगति मिलती तो राम रावण बन गए होते। मेरे भाई, आपसे मैं यही निवेदन करना चाहता हूं। आज यदि मैं इस ओहदे पर आके पहुंचा हूं तो इसमें मेरे जीवन में सबसे ज्यादा हाथ किसी का है तो दोस्तों का हाथ मेरे जीवन में है। मान्यवर सोचिए, अच्छी संगति करो। मालूम है, गंगा जैसी नदी में यदि नाली का पानी मिल जाए तो कहते हैं कि नाली का पानी गंगा जैसा पूज्य हो जाया करता है। गंगा में नाली का पानी मिले तो वो गंगा जल हो जाया करता है, और गंगा जल को यदि नाली में डाल दिया जाए तो वो गंदा जल हो जाया करता है, वो अपवित्र हो जाया करता है। संगति करो तो गंगा जैसों की करो, जहां जाकर के हमारा ये गंदगी में शरीर पवित्र हो जाए। एक कोयले की बोरी में, कोयला जानते हैं, मैलाएं क्या, बड़ा कठिन है, कोड़सा है, यही कोड़सा, हाँ चलेगा, बहुत कठिन है भाई। यदि उसके बोरी गोनी उसमें यदि शक्कर भर दी जाए तो शक्कर काली हो जाती है। मेरे भाई ध्यान रखना,
इस संगति का फल हुआ करता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, दोस्ती के रिश्ते को पवित्र रखना है, पावन बनाना है, तो जिससे भी दोस्ती का रिश्ता बनाओ, बनाने से पहले एक कब्रिस्तान अपने हृदय के कोने में जरूर बनाना। ध्यान रखना, बाहर के कब्रिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, अपने हृदय के कोने में, अपने मन के कोने में एक कब्रिस्तान जरूर बनाना। और ऐसा कब्रिस्तान जहां हम अपने मित्र की बुराइयों को दफना सके। ध्यान रखिए, उनको जमी दोज कर सके। हर मित्र में अच्छाई और बुराई दोनों हुआ करती है। मेरे भाई, आपसे निवेदन है, यदि दोस्ती को अच्छा रखना है तो मित्रों की बुराइयों को सीने में दबा के रखना पड़ता है। ऐसा कब्रिस्तान जहां हम मित्र के दोषों को छिपा सके, बहुत कठिन काम है। प्रशंसा करना बहुत आसान है मेरे भाई, कमियों को छिपाना बहुत कठिन काम हुआ करता है। अरे किसी व्यक्ति में कोई कमी है, उस कमी को यदि छिपाना है तो इतना ही कठिन है जैसे कोई जहर का घूंट पी रहा हो। मेरे भाई, हम दूसरों की कमियों को उजागर बहुत जल्दी करते हैं। दोस्त कैसा होना चाहिए? एक वो होती है ना ढाल, तलवार के साथ ढाल जो होती है वो हमेशा पीठ के पीछे रहा करती है, पीठ पर लगी रहती है। लेकिन जो ढाल जो पीठ पर है, लेकिन जब उसका दोस्त रणभूमि में खड़ा होता है और जब उस पर तलवारों से आक्रमण होता है तो पीछे की ढाल छाती के सामने आ जाया करती है। दोस्त वैसे ही होना चाहिए कि बुरा अच्छे दिनों में तो दोस्त पीछे रहे, लेकिन बुरे दिनों में ढाल बन करके दोस्त को आगे आना चाहिए, दोस्ती का रिश्ता निभाना चाहिए, ढाल बन करके खड़े हो। मान्यवर, मुझे नहीं मालूम था उस समय, तो मुझे मजाक लगा कि क्या बकवास कर रहे हैं। 1 साल 2 साल जब मैं आगे की सीट में मैंने बैठना प्रारंभ किया, मेरे दोस्त थे अच्छे, उनके नाम मुकेश, प्रशांत, ये सब मेरे छोटे छोटे दोस्त थे, साथ पढ़ता था। वो क्लास में अव्वल दर्जे में पास होते थे। मान्यवर, जो 3rd डिवीजन में मैं पास होता था, पासिंग मार्क, उन लड़कों की संगति करी, मेरे 60% नंबर आना प्रारंभ हो गए। क्योंकि वो लड़के मौज मस्ती नहीं करते थे, वो करते थे समय पर, लेकिन पढ़ाई के समय पढ़ाई। उनके साथ रह रहकर मैंने पढ़ना सीखा। मैं कहता हूं कि 2-3 साल की उस साधना में मेरे क्लास में अच्छे नंबर आने लगे। मान्यवर, जिन लोगों के साथ जैसी संगति वैसी मति, ध्यान रखना, जैसी संगति करोगे वैसी मति हो जाएगी। आज मैं जो कुछ भी हूं, आज मैं बोल पा रहा हूं, मैं महाराज भी बन गया तो मुझ में इतना दिमाग बुद्धि नहीं थी, आज ईमानदारी से स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन बोलने की कला यदि मैंने किसी से सीखी है, चिंतन सीखा है, तो तरुण सागर महाराज के साथ रह करके मैंने सब कुछ सीखा है। आचार्य गुरुवर पुष्पदन सागर जी महाराज के बाद यदि मेरे जीवन में किसी का सबसे बड़ा उपकार है तो तरुण सागर महाराज का उपकार है। 3 साल उन्होंने मुझे पढ़ाया, लिखाया, योग्य बनाया, उन्होंने मुझे चिंतन सौंपा। मान्यवर, कोई कैसा भी कुछ भी कहता रहे, जो जैन समाज में तरुण सागर ने चिंतन परोसा है, कोई मुनि इतना बड़ा चिंतन इस देश में नहीं परोस सका, जिन्होंने देश के जैन धर्म को जन धर्म बनाने का। आज मैं दुखी हूं क्योंकि उनसे मेरा केवल इतना ही रिश्ता नहीं है कि वो मेरे अग्रज हैं, मेरे बड़े मुनि हैं, मैं उनके संग में दीक्षित हूं आचार्य महाराज से। आज ऐसी आवाज जिसने जैन धर्म को पहचान दी, आज दिल्ली में वो आवाज लड़खड़ा रही है मेरे भाई। आज वो बीमार हैं, आज वो अस्वस्थ हैं। हकीकत में कहूं तो मेरा मन स्थिर नहीं है कि जिसने मुझे सब कुछ दिया, आज इतनी सी उम्र में वो साधु लाचार है। मैं यही कहूंगा पूना वालों से कि अपने घरों में ईश्वर से प्रार्थना करें कि तरुण सागर की आवाज दबना नहीं चाहिए, वह हमेशा आगे बढ़ती रहे। और मैं तो आज ये कहता हूं कि भगवान, हम जैसे साधुओं का क्या है, मेरी भी उम्र यदि उन्हें दे दी जाए तो पुलक सागर वो करने को भी तैयार है। उनका जीवन वो समाज की धरोहर है, विरासत है। उन्होंने देश को एक सही दिशा दी है। उन्होंने मेरे से कभी छोटे मुनि जैसा व्यवहार नहीं रखा। उनके साथ बहुत से साधु रहे। हमारे संघ में जो भी दीक्षित हुए, ट्रेंड होने उनके ही पास जाते हैं। सबसे ज्येष्ठ साधु हैं, जो भी गए सबने सीखा।
लेकिन तरुण सागर महाराज आज भी बोलते हैं कि पुलक सागर, जो तुमने ग्रहण किया वो कोई भी साधु मुझसे ग्रहण नहीं कर पाया है। उन्होंने हमेशा मुझे अपना छोटा भाई ही नहीं, छोटा मुनि ही नहीं, उन्होंने हमेशा मुझे अपना मित्र समझा है। आज भी हमारे उनके रिश्ते आज दूर दूर होने के बाद भी सबसे घनिष्ठ मित्रता यदि किसी से है तो तरुण और पुलक सागर की जोड़ी। नॉर्थ में जाकर के आप देखेंगे, यदि मैं उत्तर प्रदेश में चला जाऊं ना, दिल्ली में चला जाऊं, तो आज भी दिल्ली वाले मुझे छोटा महाराज कहकर बुलाते हैं। बड़े महाराज तरुण सागर, छोटे महाराज पुलक सागर। आज भी मैं उनकी नजरों में बड़ा नहीं बना। ऐसी जोड़ी 3 साल हम लोग साथ रहे, एक भी दिन विवाद नहीं, झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं, कभी जोर से नहीं बोले। नहीं तो तरुण सागर को समझना बहुत बड़ी बात है, लेकिन आज तक मैं इस भरी सभा में कह रहा हूं कि कभी हम दोनों के बीच में तू मैं नहीं हुई। कभी उन्होंने मुझे जोर से नहीं बोला, डांटा नहीं, और उन्होंने डांटा नहीं और मैंने भी कभी डांटने का अवसर उनको प्रदान नहीं किया। आज वो पीड़ित हैं। विनोद गया है संदेश लेकर, बहुत अस्वस्थ है वो। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मत दो कुछ, एक संत को हृदय से दुआ दे दो। कभी कभी दवा जो काम नहीं करती वो दुआ काम करती है, ध्यान रखना। वो निरोग हो, वो स्वस्थ हो। मान्यवर, विषय मेरा बदल गया, लेकिन भीतर से दुख है मुझे। साल भर हो गए, 2 साल हो गए उन्हें परेशानियों को झेलते झेलते। यहां से भी गए थे तो बीमार ही थे। खैर, मैं इतना ही कहूंगा कि जिंदगी में दोस्ती हमेशा याद रहती है।